हे हाय फ्रेंड्स। रात के 12 बज रहे हैं एंड आई स्टिल स्टडी। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन आई मस्ट से कि इन दिस लाइफ अप डाउन्स इज देयर। यू might be you might be like choose wrong things somewhat, but don't waste time on undeserving things. Just focus on what just focus on the things where you just give your best and rest leave on the universe. If you give 100% on the things, then the result is zero. Just leave on the God. There is supreme power who help you out at a right time and give you right answer at the right movement. Just relax and now we just start फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है दैट वाज स्टार्टेड लाइक इसमें मैंने नोट्स 2024 में बनाए थे। इट्स 2025। इट्स टोटली कंप्लीटिंग 1 ईयर अबव। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली आपको एक बेसिक आइडिया है। इसमें 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है और ये 10 नवंबर 1799 तक चलता है। मतलब जब नेपोलियन आता है फ्रांस को कब्जा करने के लिए, जब तक ये चलता है। आखिरकार फ्रेंच जो रेवोल्यूशन था वो हुआ कि मतलब रेवोल्यूशन मतलब होता है कि लोगों के द्वारा एक लॉन्ग टाइम से स्ट्रगल वहाँ फेस किए जा रहे थे एंड एट द वन टाइम लोगों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वहाँ के राजा को निकाल फेंका। इस तरीके से रेवोल्यूशन किया जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइक ऐसा क्या क्या इवेंट हुआ है जिसकी वजह से फ्रांस में लोगों के द्वारा रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। 14 जुलाई 1789 को कम से कम 7,000 पीपल जो थे वहाँ के जो टाउन हॉल था, बेस्टाइल जेल थी, वहाँ पे जाते हैं और प्रिजन वगैरह को वहाँ से तोड़ देते हैं। लेकिन इससे पहले ऐसे क्या हुआ 14 जुलाई 1789 से पहले कि वहाँ पे लोगों ने ऐसा किया, मतलब कुछ कंडीशंस तो ऐसी बनी होंगी जिसकी वजह से लोग इतना भड़क गए एंड देन वो क्रांति बन गई। तो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। फ्रांस का एक राजा हुआ करता था दैट वाज द लुइस 16। लुइस 16 जो था वो 1774 में गद्दी पे बैठता है वहाँ फ्रांस की। एंड वो उस टाइम जब गद्दी पे बैठता है ना, तो वो क्या होता है कि अमेरिकन कॉलोनीज़ ब्रिटेन जो था अमेरिका को अपना कब्ज़ा करना चाह रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं फ्रांस हेल्प करा। तो अगर आप किसी वॉर में लड़ाई किसी की हेल्प कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पैसे के वेस्टेज होता है। तो वो हुआ। फिर उनकी एक वाइफ थी मैरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीली टाइप की वुमेन थी। तो उस वजह से भी ये सब मतलब वहाँ का जो फाइनेंस था फ्रांस का वो धीरे धीरे कम हो रहा था। तो 1774 में फ्रांस में बैंक करप्सी आ गई। मतलब फ्रांस में ऐसी सिचुएशन बन गई कि वहाँ पे पैसे वगैरह का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। तो रीजंस दे रखे हैं कि क्यों वहाँ दिक्कत हुई। लाइक मैंने अभी बताया कि अमेरिकन कॉलोनीज़ के लिए फ्रांस हेल्प कर रहा था और जो लोन वगैरह ले रहे थे वो उसमें भी 10% था। वॉर हो रही थी और भी फालतू के खर्च, पैलेस वगैरह बनवाना, ये वो, तो ये सब चल रहा था। इस पैलेस ऑफ वर्साइलेस बनवाया गया था। फिर वहाँ पे क्या होता था, टैक्सेस वगैरह भी होते थे। टैक्स फ्रांस में 2 तरीके होते थे, टाइल्स जो होता था वो डायरेक्ट टैक्स था और दिस इज़ अ डायरेक्ट टैक्स जो होता था जो कि किंग द्वारा नहीं वो असेंबली बुलाते थे, देन वोटिंग होती थी, देन उसको इम्पोज किया जाता। टाइल्स 1/10 प्रोड्यूस करना एग्रीकल्चर पे। देन 3 स्टेट जर्नल पब्लिक, मतलब जैसे हमारा इंडिया है, वहाँ पे हम 4 वर्णास की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब। वैसे फ्रांस में 3 टाइप की मतलब डिवीज़न थे सोसाइटी में। फर्स्ट इज़ द क्लर्जी। क्लर्जी वो लोग होते थे जो रिलीजन पार्ट टाइप के लोग होते थे। सेकंड जो नोबल्स, राजा, एस्ट्रेट्स और ये वाले। और थर्ड में जितने भी बॉर्गियोस क्लास, जो मिडिल क्लास होता है, कॉमन पीपल, ये सब आते थे। ठीक है। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ कि वहाँ पे रेवोल्यूशन शुरू क्यों होता है। देन क्या होता है कि
फ्रांस का जो पार्लियामेंट था उसका नाम जनरल असेंबली था। और फ्रांस में जो फ्रांस रेवोल्यूशन, लाइक क्वेश्चन आता है कि फ्रांस रेवोल्यूशन जो हुआ वो किससे इंस्पायर्ड था, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था जो 1776 में हुआ था। उसके बाद सोसाइटी फ्रांस, मैंने आपको बताया 3 तरीके के लोग थे। और सबसे बड़ी कमी यहाँ पे ये थी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थर्ड ई स्टेट की थी, जो कॉमन पीपल थे। लेकिन क्या होता है कि इसमें पर इनके पास ज़मीन बहुत कम थी, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो इस वजह से यहाँ पे ये लोग खुश नहीं थे। और यहाँ पे चर्च फर्स्ट ई स्टेट और ये सेकेंड ई स्टेट में आता है, ठीक है। 60%, 10% पॉपुलेशन, इस तरीके से। तो इन ये जो लोग थे ये पैसे वाले थे, लेकिन ये टैक्स नहीं देते थे। टैक्स यही देते थे और गरीब भी थे। उसके बाद आता है सब्सटेंसेस क्राइसिस 1715 में। सब्सटेंस क्राइसिस मतलब वो होता है जहाँ पे आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वहाँ पे भुखमरी टाइप की सिचुएशन आ जाती है। 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी। फिर 1789 में जब वहाँ रेवोल्यूशन हुआ 28, कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन बढ़ी भी, मतलब एक तो पैसा नहीं, ऊपर से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। इस वजह से क्या होगा, लोग रेवोल्यूशन तो करेंगे ही। और राजा जो था वो कुछ भी ऐसे स्टेप्स नहीं ले रहा था जिसमें कि फ्रांस में कुछ हेल्प आउट हो सके। तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही थी, फूड के प्राइस बढ़ रहे थे, और इससे ड्रॉट आ गया। ड्रॉट आने की वजह से सब्सटेंस क्राइसिस देखने को मिलता है। ऐसी सिचुएशन मिडिल क्लास कहीं ना कहीं जहाँ रेवोल्यूशन होता है, ऐसा नहीं है कि लोग सो के उठे और रेवोल्यूशन करना ही, उनको कहीं ना कहीं पहले प्रोत्साहन मिला होगा, इंस्पिरेशन मिली होगी रेवोल्यूशन, तो इसी मिडिल क्लास बाहर निकल के आती है, जिसमें कि बहुत पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने कुछ बुक्स वगैरह लिखी, जैसे कि जॉन लॉक की ट्रूटिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें वो एब्सोल्यूट पावर की बात करते हैं। रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ मतलब जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है उसमें सेपरेशन होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखी थी 1761 में। और ये पॉपुलर सोवर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट रूसो ने दिया था। कब दिया था? 1761 में दिया था। इसमें इन्होंने बोला था कि इतना अपना नेशन सॉवर्जन होना चाहिए कि हमें किसी भी देश कोई हमारे ऊपर हक न जता सके। द ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास, पीजेंट वर्कर्स, बिजनेसमैन, ये सब होते थे जो भी मतलब मिडिल क्लास में आते हैं आज के टाइम पे, वैसे ही वहाँ पे भी था। अब क्या होता है कि अब टैक्स लगाने थे, तो किंग ने ई स्टेट की मीटिंग को बुलाया। टैक्स जो होते थे सोसाइटी पे इम्पोज किए जाते थे। ई स्टेट, एक सेकेंड, हाँ, ई स्टेट जर्नल की मीटिंग होती है। फर्स्ट में मैंने बताया क्लर्क और चर्च वगैरह के लोग थे। सेकंड में नोबल्स थे, मतलब इनमें 300 लोग थे, और ये दोनों अपना वोट एक कर देते थे, मतलब ये 2 वोट हो जाते थे इन लोगों के। और ये थर्ड ई स्टेट में 600 लोग थे, लेकिन ये सिर्फ एक ही वोट, मतलब पर पर्सन वोट नहीं था, एक मिलके एक एक वोट देते थे। ये दोनों मिल जाते थे तो ये जीत जाते थे, और ये लोग हार जाते थे और इन पर टैक्स इम्पोज हो जाता था। तो इस तरीके से वहाँ चालाकी होती थी। उसके बाद व्हाट हैपन, फ्रांस क्लर्जी, फ्रांस रेवोल्यूशन, देयर वाज अ स्ट्रिक्ट वेट नॉट। हाँ, लास्ट मीटिंग जो ई स्टेट की हुई थी वो 1619 में होती है। लास्ट मीटिंग जो अभी लेटेस्ट हुई थी रेवोल्यूशन से जस्ट 2 महीने, वो 5 मई 1789 को होती है। यहाँ पे इन्होंने ये डिमांड किया कि 1 पीपल 1 वोट होना चाहिए, ठीक है। और देयर वाज स्टेप ऑफ प्रिविलेजेस, नेशनल असेंबली जो ज़मीन थी उसको ले लिया गया। और इसमें इस वाले टॉपिक में पीपल ने मतलब बोला कि हम एक वोट देंगे सब लोग, तो फिर वो राजा मानते नहीं, वो लोग बॉयकॉट कर देते हैं टेनिस कोर्ट से। और ये कब होता है? 20 जून 1789 को होता है। यहीं से टेनिस कोर्ट से ओथ ली जाती है मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा, और यहीं से रेवोल्यूशन शुरू होता है। वो लोग कहते हैं कि हम जब तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर देते, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, और ये अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड ई स्टेट में जैसे कि सपोर्ट करने वाले काफ़ी लोग थे, जैसे कि मिराउए जो सेकेंड ई स्टेट के थे। बैशे उसने पैम्पलेट लिखी थी व्हाट इज़ थर्ड ई स्टेट, ठीक है। मिराउए क्वेश्चन आता है मिराउए किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये थर्ड और सेकेंड ई स्टेट से रिलेटेड थे।
उसके बाद यूरोपियन उसके बाद फ्रांस उस टाइम पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी हो जाता है, जो नेशनल असेंबली होती है। पर वो ये नहीं देखते हैं कि फ्रांस में कितनी गंदी हार्वेस्ट हो रहा है, फूड की शॉर्टेज हो रही है। लोग क्या गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, और वो लोग 14 जुलाई को वहाँ पे रेवोल्यूशन कर देते हैं। बेस्टाइल का जो फोर्ट बनवाया गया था फ्रांस में, उसको तोड़ फोड़ देते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं इस थर्ड ईस्ट के लोगों को पता चल जाती है कि सेकेंड ईस्ट वाले उनकी फसल वगैरह ख़राब कर देते हैं। इस वजह से वो लोग, और राजा जो था वहाँ का, उस पर भी हमला कर देते हैं। राजा सरेंडर कर देता है, लुई 16। अब बोला गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। ऐसा 4 अगस्त 1789 को होता है। कब होता है? 4 अगस्त 1789। आर्टिस्ट ली बैरी ने 1790 में प्रिंट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ, मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि डिक्लेरेशन किसने किया, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो ये 1790 में आर्टिस्ट ली बैरियर ने किया था। 1790 में, मतलब 1 साल बाद प्रिंट किया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन। ठीक है। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची आ जाती है, मतलब जो राजा है अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। 4 अगस्त 17 नेशनल असेंबली में ये बोला गया जो भी फ्यूडल सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दो। प्रिविलेज क्लास जो बर्थ के ऊपर है उसको ख़त्म, जो भी टैक्स हैं उसको अबॉलिश कर दिया जाए। ठीक है। ये एक नोट है, लाइक कमेटी ऑन पब्लिक सेफ्टी, क्रांति को नियंत्रण करना और देश की सुरक्षा। पब्लिक सेफ्टी फ्रांस में बनाई, क्रांति को कंट्रोल किया जाए और देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बाकी का यार कल पढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा मतलब काम है मुझे। फिर यहाँ से फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च, कल से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके ओके।